अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम संसद डायरी। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। संसद ने आज कई भावुक पल देखे। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक होते देखा तो कभी नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को। दरअसल गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उच्च सदन में आज इन सांसदों के लिए विदाई भाषण हुआ। खैर, इसकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। अब हम आपको उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी जानकारी देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की सहायक नदी क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई। अचानक आई बाढ़ से निचले क्षेत्र में धौली गंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचा। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ब्यौरा मेरे स्टेटमेंट के द्वारा सदन के समक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। दिनांक 7/2/21 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के अभी भी रहेंगे आजाद जी। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट की कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौली गंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जलस्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूं तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है, और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम
द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। काफी अंदर तक हमारे लोग गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम हिमस्खलन की निगरानी करती है, घटनास्थल पर वो भी पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपये उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय की प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। आपने गृह मंत्री को सुना। अब हम आपको हरदीप सिंह पुरी के भाषण के कुछ अंश बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल दिसंबर तक सांसद नए संसद भवन में दिखाई देंगे। जी हां, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विश्वास जताया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पूरी हो जाने के बाद दिल्ली दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानियों में से एक होगी तथा अगले साल दिसंबर तक सांसद नए सदन में बैठ पाएंगे। उन्होंने कहा कि 2022 में जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस साल सांसद दिसंबर में नए संसद भवन में बैठे होंगे, जहां उन्हें थोड़ा अधिक स्थान मिल सकेगा। यह अधिक स्थान न केवल सत्ता पक्ष बल्कि सदस्यों के लिए होगा। अब बात लोकसभा की कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के आरोपों का इत्मीनान से जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा में स्पष्ट किया कि वह पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे और इस बारे में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा सोमवार को की गई टिप्पणी सत्य नहीं है, जिसे रिकॉर्ड से निकाल देना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। श्री अधीर रंजन चौधरी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टैगोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है। उस वक्त मैं उनको
भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। मान्यवर, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और मान्यवर, उसी स्थान पर जी हाँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे, आप बैठिए। रखता हूँ, आप बैठिए दादा। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण मान्यवर, इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है। मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए और इस बात को मैं जो दादा की अपील पर इसको सदन के पटल पर भी रखना चाहता हूं, जिससे हमेशा के लिए ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने। दूसरी बात मान्यवर, कि जो इस सदन में नहीं है इसका उल्लेख, अरे सूरज बैठ जाओ भैया, ऐसे नहीं खड़े होते। इसका उल्लेख यहां पर नहीं होता है। जो सदन में नहीं है उपस्थित उसके नाम का उल्लेख करना यहां मर्यादा होती है। फिर भी मेरे पार्टी के अध्यक्ष के नाम का उन्होंने उल्लेख किया। वो भाषण को भी मैंने पूरा सुना है। मैं आज उनको चैलेंज देता हूं, अगर नड्डा साहब ऐसा बोले हैं तो वो रिकॉर्ड पर रखे। कहीं नड्डा साहब ऐसा नहीं बोले हैं जो कल उन्होंने कहा है। ये दोनों बातें सत्य से बहुत दूर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर से ये आपसे दादा बैठिए, ये दादा आप टीचर बन जाइए, बाद में मैं आपका विद्यार्थी बनता हूं। मान्यवर, इसको आपके घर है, आप प्रोफेसर में बैठ जाइए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा कर रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करने के लिए मैंने जो ये बात करी है, ये फोटोग्राफ और शांति निकेतन के उपकुलपति का पत्र जो है इसको रिकॉर्ड पर रखने की आप मुझे अनुमति दीजिए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे वास्तव में बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अन्य नेताओं की ओर उंगली उठा रहे हैं। कल आप सत्ता में नहीं हो सकते, क्या हम मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे? यह भारतीय परंपरा नहीं है। जो गया है उसका सम्मान करें। सत्ता पक्ष से मुखातिब होते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान और अल्लाह एक है। अगर फर्क करेंगे तो देश को तोड़ देंगे। अगर आपने कोई गलती की तो हम आपको सही करेंगे और हम गलती करेंगे तो आप सही करेंगे। इसी तरह देश चलता है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि आज हमें आप पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे मरना यहां है, जीना यहां है। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ ऊपर वाले को जवाब देना है। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जाते जाते हम आपको जानकारी दे दें कि कल यानी कि बुधवार को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचेंगे और वहां पे अपना संबोधन रखेंगे।